प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11वीं क्लास के बच्चों फिजिक्स में जो हमारी पहली यूनिट चल रही है उस पहली यूनिट का बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 3 रहेगा। ठीक है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 10 जाएगा आपका। और आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर आएगा बच्चों आपका 2। ठीक है, द्रव्य के तापीय गुण। तो बच्चों आपके याद होगा, हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ चुके थे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ चुके थे, हम आयतन प्रसार गुणांक पढ़ चुके थे। कि हमने पढ़ा था कि जब किसी ठोस का तापीय प्रसार यानी कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, जिसको हम तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई में अगर प्रसार हो रहा होता है तो वहां पर बोलते हैं बच्चों रेखीय प्रसार। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होती है या क्षेत्रफल में प्रसार होता है तो बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। और अगर आयतन में प्रसार होता है तो बोलते हैं बच्चों वहां पे आयतन प्रसार। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर बच्चों हमारे गुणांक निकल कर आए थे। इसको हमने रेखीय प्रसार गुणांक कहा था अल्फा, जिसको हमने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा था बीटा, और हमने आयतन प्रसार गुणांक कहा था बच्चों गामा। ठीक है, तो अब आज की जो लेक्चर होगा बच्चों आपका, उसमें इनमें हम एक रिलेशन निकाल के देखेंगे कि क्या इसमें बच्चों रिलेशन निकल कर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे आपके हेडिंग में, आपको यहाँ पर देखना है बच्चों ठोसों के प्रसार गुणांकों में संबंध। तो गुणांकों में संबंध का मतलब पहले आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि बीटा। एक तो अल्फा हो गया, दूसरा आपके पास बच्चों यहाँ पे बीटा हो गया। इसमें आपको संबंध निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए बच्चों आपने करना क्या है, संबंध निकालने के लिए आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा कि आपने जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक वर्ग ले लिया है ना। यहाँ पे बच्चों मान लेते कि आपने एक वर्ग लेके चले हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप कि हमने मान लिया कि यहाँ पे एक वर्ग ले लिया। ठीक है, अब इस वर्ग की जो भुजा है आपकी बच्चों वो 1 मीटर है। तो इसका मतलब ए बी सी डी, तो चौड़ाई भी इसकी बच्चों 1 मीटर होगी और बच्चों इसकी लंबाई भी 1 मीटर होगी, है ना। तो जब बच्चों इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर की है तो इसलिए इस बच्चों इस भुजा का जो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, इसका प्रारंभिक बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पदार्थ का मान लेते हैं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। तो जब वर्गाकार पटल का हम ताप बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि ताप में वृद्धि बच्चों हम कितनी करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस की। तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर बच्चों कितनी इसमें वृद्धि होगी। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम जानते हैं जो आपका अल्फा होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में वृद्धि, है ना। तो जैसे आपका जो अल्फा था बच्चों रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि क्षेत्रफल लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। तो मान लिया कि डेल्टा एल होती है वृद्धि, है ना। तो डेल्टा एल होती है वृद्धि, एल एल है यहाँ पे बच्चों प्रारंभिक लंबाई। तो मुझे बताइए कि ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। डेल्टा टी, ताप में वृद्धि कितनी करी बच्चों आपने, 1 डिग्री सेल्सियस के। तो जैसे यहाँ करते हैं तो आपका आ जाता है बच्चों अल्फा बराबर डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या है बच्चों, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है बच्चों, केवल अल्फा हो रही है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि बच्चों जब हम 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि करते हैं तो उसकी जो नई भुजा बनती है बच्चों ए डैश बी डैश, तो यानी कि उसकी जो भुजा पहले 1 मीटर थी उसमें केवल अल्फा की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए टोटल जो डिस्टेंस आपके निकल कर आएगी बच्चों वो आपके जाएगी 1 + अल्फा। तो 1 + अल्फा इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, 1 + अल्फा यानी कि चौड़ाई में वृद्धि होगी, निकल जाएगी। तो यानी कि बी डैश और सी डैश जो वैल्यू होगी ये बच्चों ये भी आपकी होगी 1 + अल्फा। ठीक है, तो उस तरीके से देखें अगर आप तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में दोनों में वृद्धि होती है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बच्चों आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल देखें बच्चों तो कितना निकल कर आता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है ना, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, कितना निकल कर आएगा आपका 1 मीटर, है ना, वर्ग है। तो 1 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, चूंकि लंबाई भी 1 चौड़ाई भी 1, तो 1 × 1 यानी कि 1 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बच्चों पटल की प्रत्येक भुजा जो आपकी बाद में ताप में वृद्धि करने के बाद निकल कर आती है, कितने निकल कर आती है बच्चों, 1 + अल्फा निकल कर आती है। तो पटल का बाद वाला क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, 1 + अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वृद्धि कितनी होती है, तो ये बाद वाला हो गया, यानी कि इसको हम बच्चों में A2 मांग के चल लेंगे। और आपका बच्चों यहाँ पर ये वाला आपको हो जाएगा A1। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। और A2 की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे, 1 + अल्फा स्क्वायर है। तो जब वृद्धि निकालते हैं तो आपका निकलेगा बच्चों A2 - A1 निकलेगा। ठीक है, तो 1 + अल्फा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। यहाँ बच्चों खोल देंगे इसको A + B के होल स्क्वायर से, तो 1 + 2A + अल्फा स्क्वायर आ जाएगा -1। ठीक है, अब ये माइनस वाला बच्चों से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा।
अब चूंकि बच्चों जो अल्फा का मान होता है यानी कि जो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा वो 1 से बहुत कम होता है, 1 से बहुत छोटा होता है ना। जब वैल्यू इसकी बच्चों 1 से बहुत कम होती है तो इसलिए इसका स्क्वायर का मान जो होगा बच्चों वो और भी कम हो जाएगा। ये बात जानते होंगे आप कि यदि आपके पास कहीं पर लिखा हुआ 1/2, 1/2 का मतलब होता है भैया 50 पैसे, है ना। और अगर बच्चों इसका वर्ग कर दें तो 1/2 का जब वर्ग करेंगे यहाँ पे तो आपका निकल कर आएगा 1/4। तो देखिए छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो नीचे आपका 1/4 आ गया। उसको जो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.25, सॉरी 0.25, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब वैल्यू 1 से छोटी थी तो 50 पैसा है, जब इसका वर्ग कर दिया तो वैल्यू और घट कर निकल गई आपकी, तो 0.25। तो उसी तरीके से यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है तो उसका स्क्वायर का मान भी और भी बहुत कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उपयुक्त इसमें समीकरण में इसको बच्चों हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त समीकरण बच्चों केवल 2 अल्फा की तुलना में अगर आप देखें तो अल्फा स्क्वायर को बच्चों नगण्य मान लिया जाएगा। अतः क्षेत्रफल में जो वृद्धि निकल कर आती है वो डेल्टा ए बराबर बच्चों कितनी निकल कर आती है 2 अल्फा, ठीक है। तो बीटा बच्चों आपका क्या था, क्षेत्रफल में वृद्धि बड़े प्रारंभिक क्षेत्रफल गुना ताप वृद्धि। अब क्षेत्रफल में वृद्धि जो होती है बच्चों वो डेल्टा ए थी, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका A1 था, ताप में वृद्धि डेल्टा टी थी, है ना। तो देखिए क्षेत्रफल वृद्धि कितनी आएगी 2 अल्फा। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था बच्चों यहाँ पे अगर आपके याद आ रहा हो 1 मीटर स्क्वायर था तो 1 रखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 रखते हैं आप, जैसे वैल्यू आप यहाँ 1 रखते हैं सोल्व आउट करेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा यहाँ से अल्फा बराबर सॉरी बीटा बराबर 2 अल्फा आपको बच्चों आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। अर्थात किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का बच्चों दुगने के बराबर होता है, यानी कि 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये संबंध बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। देखिए अब नंबर 2 में देखिए बच्चों रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 1 मीटर भुजा का एक घन लेना होगा। घन यानी कि जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, ऊंचाई भी 1 मीटर हो, ठीक है। तो मान लिया बच्चों हमारे पास में यहाँ पर एक घन है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसकी चौड़ाई भी 1 है, लंबाई भी 1 है, ऊंचाई भी 1 है ना। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, कल्पना कर लेते हैं यहाँ पे कि माना कि हमारे पास किसी ताप पर किसी घन की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है। जब घन की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी रहेगी, ठीक है, तो घन का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा रहेगा, आयतन प्रसार गुणांक आपका गामा रहेगा। तो घन को गर्म करने पर उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी बच्चों 1 प्लस अल्फा। यह भी आपको समझाया था कि यदि 1 मीटर की भुजा है, चूंकि जो अल्फा निकल कर आता है बच्चों डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में डेल्टा टी निकल कर आता है, ठीक है ना। तो अगर ये जो बच्चों आपके पास में अल्फा है तो जब यहाँ देखेंगे तो डेल्टा एल बराबर क्या आएगा, भुजा कितनी पहले वाली 1 मीटर, तो आपने कितनी वृद्धि करी 1 डिग्री सेल्सियस की, तो डेल्टा एल बराबर बच्चों कितना आ गया अल्फा आ गया। तो पहली लंबाई 1 मीटर तो थी, इसमें एक डिग्री की वृद्धि करने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर बच्चों नई भुजा कितनी बजाएगी 1 प्लस अल्फा मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब इस भुजा का बच्चों प्रारंभिक आयतन जो होगा आपका प्रारंभिक आयतन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे V1 बराबर क्या होगा बच्चों भुजा का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब जाएगा मीटर क्यूब जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब ही आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे, तो यानी घन का प्रारंभिक आयतन आपका 1 मीटर क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब ताप में घन के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर जो नई भुजा आपकी बनती है बच्चों 1 प्लस अल्फा बन जाएगी। तो घन का जो नया आयतन होगा उसका क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा का क्यूब हो जाएगा। तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि हुई, घन के आयतन में वृद्धि यानी कि डेल्टा वी आपको निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। जब इसको बच्चों खोलेंगे 1 प्लस अल्फा का यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो उस फॉर्मूले से अगर देखते हो तो यहाँ पे आपका बच्चा आएगा 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा क्यूब -1। तो ये वाला बच्चों -1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 अल्फा प्लस के 3 अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा क्यूब आएगा। जैसे बच्चों अभी हमने आपको बताया कि अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है, इसलिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब का मान तो और भी कम हो जाएगा। जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो 3 अल्फा की तुलना में बच्चों इनको नगण्य मान लिया जाता है, लेकिन इनको छोड़ा जा सकता है। तो अतः घन के आयतन में जो वृद्धि होगी आपकी 3 अल्फा हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो आयतन प्रसार गुणांक बच्चों फॉर्मूला होता है, आपका आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है आयतन वृद्धि यानी कि डेल्टा वी, ठीक है। प्रारंभिक आयतन आपका V1 था बच्चों, ताप में वृद्धि डेल्टा टी हुई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आयतन वृद्धि बच्चों कितनी है 3 अल्फा, प्रारंभिक आयतन कितना था बच्चों 1, ताप में वृद्धि कितनी करी आपने 1 डिग्री सेल्सियस की। जब सोल्व करेंगे बच्चों आपका आ जाएगा गामा बराबर 3 अल्फा। इससे ही चलता है पता कि अर्थात किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक के बच्चों 3 गुने के बराबर होता है। कितने गुने के 3 गुने के बराबर होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आपका अगला हेडिंग चलता है बच्चों। वैसे तो एक काम करते हैं, पहले इसके पहले आपको एक हेडिंग समझना होगा कि जब आपसे यहाँ पर बच्चों पूछ लिया जाता है कि अल्फा बीटा गामा में संबंध स्थापित कीजिए, है ना, क्या आएगा बच्चों, अल्फा बीटा तथा अल्फा बीटा गामा में संबंध आएगा। तो जब संबंध आए बच्चों, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा कर लेना है और अल्फा की जगह बच्चों अल्फा रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीटा बराबर आपका होता है 2 अल्फा होता है और गामा बराबर आपका होता है बच्चों 3 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की जगह अल्फा के, बीटा की जगह बच्चों आपको रखना है यहाँ पे 2 अल्फा। ठीक है, और गामा की जगह आपको रखना है बच्चों 3 अल्फा। अनुपात में जो वैल्यू समान होती है उसको बच्चों छोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे अल्फा सब में समान आ रहा है, इसलिए आपका बच्चों क्या आएगा, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा अनुपात। अल्फा को जब छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, अनुपात में यहाँ बचेगा 2, यहाँ अनुपात में बचेगा बच्चों 3। तो ये अल्फा बीटा गामा में बच्चों आपका कुल संबंध होगा अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, चलिए अगर यहां तक बच्चों बात क्लियर है तो आप आगे देखिएगा विशिष्ट ऊष्मा, है ना। विशिष्ट ऊष्मा बच्चों क्या होती है, देखिए यहाँ पर ध्यान से कि प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसी वस्तु को दी गई जो ऊष्मा की मात्रा होती है बच्चों, दी गई जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु का द्रव्यमान कितना था और आपने उसके ताप में कितनी वृद्धि करी है। ठीक है, तो किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप में वृद्धि के गुणनफल के, ताप में वृद्धि के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती होती है। ठीक है, दी गई ऊष्मा की मात्रा यानी कि डेल्टा क्यू वस्तु के द्रव्यमान यानी कि एम एवं ताप में परिवर्तन डेल्टा टी के अनुक्रमणुपाती एवं वस्तु के पदार्थ की प्रकृति बच्चों निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है आपका बच्चों, क्या फॉर्मूला बनता है यहां से, देखिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल एम इंटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट डाला जाता है, यहाँ पे डाला जाता है कांस्टेंट एक। तो ध्यान देंगे कांस्टेंट कौन सा डाला जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये वाला, ये बराबर का साइन यहाँ पर आएगा। कांस्टेंट बच्चों डाला जाता है आपका यहाँ पे बराबर डेल्टा करके, सॉरी बराबर करके इसको बराबर करके बच्चों डाला जाता है एस एम डेल्टा टी। जहां पर बच्चों आपको इसको सोल्व आउट कर लें तो यहां से आपका ये निकल के आ जाएगा इस तरीके से, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। जो यहाँ पर बच्चों एस है, एस एक समानुपातिक नियतांक है जिसे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, चूंकि हमारा हेडिंग क्या है विशिष्ट ऊष्मा, इसलिए इसे बच्चों क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा। और जब बच्चों इसको निकाला जाता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब s की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा आपका, तो यहां से s को जब निकाला जाएगा बच्चों तो s बराबर क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से आपका एक मेन फॉर्मूला बन जाता है बच्चों s बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, m को अगर मान ले एक मात्रक यानी कि 1 किलोग्राम मान ले, 1 ग्राम मान ले अपनी परिभाषा को बनाने के लिए, और डेल्टा टी क्या होगा बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस, तो S बराबर क्या आएगा डेल्टा क्यू। अर्थात ऊष्मा की वह मात्रा, अर्थात ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करने हेतु वस्तु द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाती है, वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे विशिष्ट ऊष्माधारिता भी कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। इसका जो बच्चों मात्रक जाएगा ऐसा पद्धति में, चूंकि ऐसा पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, एम द्रव्यमान का मात्रक बच्चों किलोग्राम होता है, डेल्टा टी का मात्रक बच्चों डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका ऐसा पद्धति में मात्रक जाएगा बच्चों जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ऊष्मा किलो कैलोरी में नापी जाती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं बच्चों किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, अगर बच्चों इसका विमा देखें यहाँ पे तो हम जानते हैं इसकी जो विमा निकल के बच्चों आपके सामने आने वाली है। देखिए बच्चों विमा क्या निकल कर आएगी, क्योंकि वो जूल में है तो Ml2 ऊष्मा है ना, Ml2 टी की पावर माइनस के 2 अपॉन में आपका जाएगा m, और ठीक है, और यहाँ से आपका जाएगा थीटा लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको केल्विन लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं, है ना, के लिख लेते हैं, तो एम से एम हट जाएगा बच्चों, आपका जाएगा L2 टी की पावर माइनस के 2 और के की पावर बच्चों माइनस के 1।
तो ये इसकी वीमा बन जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे m की पावर 0 दिखा रखा है, l की पावर 2 दिखा रखा है, t की पावर -2 दिखा रखा है, k की पावर बच्चों -1 दिखा रखा है। ठीक है, चलिए अब आपको आगे आगे चलना है, जल तुल्यांक निकालना है। तो जल तुल्यांक बच्चों क्या होता है कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसे W से बच्चों प्रदर्शित किया जाता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक बच्चों आपका ग्राम होता है। ठीक है, माना किसी वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा S कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो बच्चों होगी वो Q बराबर आपकी होगी ms। ठीक है, चूंकि यहां पर आपका जो ताप था आपका वो 1 डिग्री सेल्सियस है। वैसे तो हमारा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि Q बराबर आपका जाता है बच्चों S इंटू में m इंटू में डेल्टा T। अब Q जैसे आपका यहाँ बच्चों यहाँ पे जा रहा है वाला तो यहाँ पे देखिए बच्चों m आ गया और s आ गया और t की वैल्यू तो बच्चों आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाई है, तो इसलिए आपके जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ms निकल के आ जाएगा। माना इतनी ही ऊष्मा से W ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तब वैल्यू आपकी निकल के बच्चों यहाँ से आ जाती है Q बराबर ms डेल्टा T से। यहाँ पे आपका वेट आ जाएगा W की जगह सॉरी m की जगह W आ जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा आपकी 1 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बच्चों बाहर निकल के आ जाता है W बराबर ms। ठीक है, अतः वस्तु का जो जल तुल्यांक होगा यहाँ पे बच्चों द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आप देख लेंगे, किसी वस्तु के जल तुल्यांक और ऊष्मा जाता आंकिक मान समान होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब बच्चों आपका आ रहा है यहाँ पे स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा की, अगर आप आयतन को स्थिर रखते हैं तब उसमें क्या परिवर्तन यहाँ पर बच्चों आता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे बच्चों कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं बच्चों, उसको CP से दिखाते हैं, सॉरी CV से। ठीक है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन को रखते हुए गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा की या ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता बच्चों होती है। ठीक है, माना स्थिर आयतन पर स्मॉल m ग्राम द्रव्यमान की गैस को डेल्टा Q ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि डेल्टा T होती है, तब आपका निकल कर आएगा बच्चों CV बराबर डेल्टा Q अपॉन m गुना डेल्टा T। यदि गैस का अणु बच्चों कैपिटल M है तो स्मॉल m गैस में मोलों की संख्या जो निकालेंगे बच्चों, मोलों की संख्या निकालते हैं ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, ग्राम में मात्रा, यानी कि जो स्मॉल m हो ग्राम में मात्रा यहाँ पे दिखा रखा है, m बटे आपके अनुभार होगा। तो जैसी वैल्यू के यहाँ पे रखते हैं स्मॉल m को तो आपका जाएगा स्मॉल n और कैपिटल N। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आपका बराबर में चला जाएगा, कैपिटल नाम आपका बराबर में चला जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे डेल्टा mCV बराबर डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। इसे स्थिर आयतन मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, अर्थात स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने में आवश्यक ऊष्मा को गैस का स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अतः स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा गैस के अनुभार एवं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। आपका बच्चों अगला स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, तो दाब को बच्चों यहाँ पे बस स्थिर रखना है। ठीक है, तो आपका निकल के यहाँ से आएगा स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसको CP से दिखाते हैं। ठीक है, तो CP से आपका बस फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा Q बराबर आपका आ जाएगा mCP डेल्टा T बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा CP बराबर डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ग्राम की मात्रा को अनुभार में बदल सकते हैं। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा m स्मॉल n बराबर आपको होता है मोलों की संख्या बराबर स्मॉल m यानी ग्राम मात्रा बटे अनुभार, अनुभार को दिखाया गया बच्चों कैपिटल M से। ठीक है, बस वैल्यू रख के आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए CP का मान CV से अधिक होता है, क्यों होता है? देखिए जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है, आयतन को स्थिर रखकर,
तो उस गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप में वृद्धि करने में व्यय होती है। किंतु जब स्थिर दाब पर गैस को गर्म किया जाता है तो गैस फैलती है, फलस्वरूप गैस को कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इस स्थिति में गैस को देखिए, इस स्थिति में दी गई ऊष्मा दो प्रकार से व्यय होती है। नंबर एक, ऊष्मा का एक भाग गैस के ताप में वृद्धि करने में खर्च होता है, गैस के ताप में वृद्धि करने में, यानी कि गैस का ताप बच्चों बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा शेष भाग, जो शेष भाग हमारा होता है गैस का, वो बाह्य दाब के विरुद्ध कुछ कार्य करता है, जिससे आपकी गैस बच्चों फैलने लगती है। ठीक है, स्पष्ट है कि स्थिर दाब पर बाह्य कार्य करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः सीपी सदैव सीवी से बड़ा होता है। दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर स्थिर दाब पर प्रसार हेतु गैस द्वारा कृत कार्य के तुल्य ऊष्मा की मात्रा के बच्चों बराबर होता है। आदर्श गैस के 1 मोल हेतु इसका मान Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है, जिसे बच्चों मेयर का सूत्र भी कहते हैं। इसको आगे चल के हम बच्चों प्रूफ भी करेंगे, ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको मेयर का फॉर्मूला अगर आपसे पूछता है कोई कि मेयर का सूत्र लिखिए, तो उसमें बच्चों आपको बस इतना लिखना है, Cp माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, R क्या है यहाँ पे बच्चों? गैस नियतांक। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है बच्चों आपका कैलोरीमेट्री का सिद्धांत या मिश्रण का नियम, है ना। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बहुत सिंपल सा है बच्चों कि जब दो भिन्न भिन्न ताप पे रखी वस्तुओं को या भिन्न भिन्न ताप के द्रव्यमानों को आपस में मिलाया जाता है तो ऊष्मा जो है हमेशा ऊंचे ताप से नीचे ताप वाले द्रव में कह दो या वस्तु में कह दो प्रवाहित होने लगते हैं, तब तक जाएगी बच्चों जब तक दोनों का ताप बराबर न हो जाए, है ना। तो इस प्रकार कैलोरीमेट्री सिद्धांत ये कहते हैं कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बच्चों बराबर होती है। ठीक है, एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, इसी को कहते हैं कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। ठीक है, देखिए जब भिन्न भिन्न ताप की दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं अथवा मिश्रित की जाती है, यानी मिलाया जाता है, तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप बच्चों समान न हो जाए। जब दोनों का ताप समान हो जाता है तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय संतुलन। ठीक है, और कैलोरीमेट्री के सिद्धांत के अनुसार गर्म वस्तु की ऊष्मा की मात्रा में कमी ठंडी वस्तु की ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक है, बशर्ते कि बाहर का जो वातावरण है उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान बच्चों ना हो, तो इस वस्तु यानी कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बच्चों बराबर होती है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे बच्चों कार्य करता है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास में दो वस्तुएं हैं ए और बी। ठीक है, दोनों के द्रव्यमान बच्चों मान लिया कि M1 M2 होंगे, इनके विशिष्ट ऊष्मा मान ली कि S1 S2 होगी, इनके तापमान T1 डिग्री सेल्सियस होगा, T2 डिग्री सेल्सियस होगा, और हमने बता दें कि T1 यानी कि पहली वाली वस्तु का ताप बच्चों ज्यादा है, तो जब दोनों को मिलाया जाएगा तो मिश्रण का ताप बच्चों स्मॉल t आएगा। ठीक है, तो उस केस में जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए के ताप में तो कमी होगी और बी के ताप में वृद्धि होगी, तो T1 माइनस T1 आ जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल t है वो मिश्रण का ताप है सामान्य संतुलन की अवस्था में, और वस्तु V के ताप में वृद्धि क्या होगी, T माइनस T2 हो जाएगा, है ना। तो अर्थात एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर क्या होगी आपकी वस्तु का द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा गुना ताप में कमी, यानी कि M1 पहली वस्तु द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा S1, ताप में कमी कितनी है T1 माइनस T। ठीक है, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा B द्वारा, तो B का द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा था ताप में वृद्धि, तो ये आ गया। अब कैलोरीमेट्री सिद्धांत अनुसार क्या कहता है कि A वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा B द्वारा ली गई ऊष्मा के बच्चों बराबर होती है। तो जब इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका एक मेन फॉर्मूला बच्चों आपका निकल के आ जाता है, ये वाला T बराबर M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। ठीक है, चलिए ये एक अवस्था बच्चों परिवर्तन के लिए है ना, ये अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होती है उसको बच्चों क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपसे एक नंबर में सवाल आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ के लिए। ठीक है, कि पदार्थ की मोस्टली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। ठीक है, किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बच्चों बदला जा सकता है। अर्थात किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को बच्चों अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ और उसके परिवेश के बीच सदैव ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, नंबर 1 गलन, तो जब ठोस को बच्चों गर्म करते हैं तो सीधा वो द्रव में बदल जाता है। तो जब किसी भी ठोस को हम गर्म इतना कर दें कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो उसको बच्चों यहाँ पर कहते हैं गलन की प्रक्रिया। ठीक है, जब भी अगर आप लोहे को गलाते हैं तो उसका एक टेम्परेचर होता है। ठीक है,
जब चांदी को गलाते हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जब उसका ताप आप इंक्रीज करते बच्चों चले जाते हैं, ठीक है। वाष्पन, जैसे पानी को आप गर्म करते चले जाएं तो बच्चों वो वाष्प बन जाएगी, ठीक है, वो गैस की अवस्था में जाता है, ठीक है। तो द्रव जो बनता है बच्चों गर्म होने पे वाष्प बन जाती है, ठीक है। और वाष्पन का सघन क्या होता है कि जब वाष्प को बच्चों हम द्रव में बदलते हैं, यानी कि जब वाष्प को बच्चों ठंडा करते हैं तो वो द्रव के फॉर्म में आपका बन जाता है, नहीं लिक्विड बन जाएगा फिर से वो, ठीक है। वाष्प ठंडा होने पर द्रव बन जाता है। द्रवों का जमना, अब जब द्रव को बच्चों हम जमाते हैं यानी कि उसको और ठंडा करेंगे, जब हम किसी भी द्रव को ठंडा करते हैं तो बच्चों वो क्या होता है, ठोस में तब्दील होगा, वो बर्फ बन जाता है ना, जमेगा तो वो ठोस बन जाएगा। उत्पादन क्या होता है बच्चों, जब ठोस को गर्म करें तो सीधा वो गैस से बदल जाए, जैसे कपूर को जब आप जलाते हैं ठोस होता है, वो सीधा जो जलता है बच्चों गैस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर यहाँ तक क्लियर है बातें आपके तो ध्यान देंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है बच्चों, जब कोई पदार्थ ऊष्मा ग्रहण कर ठोस से द्रव और द्रव से गैस अवस्था परिवर्तित होता है और अवस्था परिवर्तन के समय इसका ताप स्थिर रहता है जबकि यह ऊष्मा ग्रहण करता रहता है, ठीक है। अर्थात अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा ताप परिवर्तन के रूप में परिलक्षित नहीं होती, अतः वह कह सकते हैं कि यह ऊष्मा पदार्थ द्वारा गुप्त रूप से ली जा रही है या दी जा रही है। इसी कारण इस ऊष्मा को पदार्थ के बच्चों गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यानी गुप्त ऊष्मा उस वस्तु के ताप को न बढ़ाकर उसकी बच्चों अवस्था बदलने के लिए जो दी जाती है, ठीक है। अर्थात अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा उसकी स्थिर ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाती है। इस प्रकार अवस्था परिवर्तन एक नियत ताप पर संपन्न होता है, ठीक है। स्थिर ताप एवं दाब पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई अथवा ली गई ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि Q प्रोपोर्शनल स्मॉल m। अब यहां से हटा के बच्चों एक कांस्टेंट डालते हैं L, और L को एक नियतांक बोलते हैं जिसको अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा बच्चों यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे m को बच्चों एक मान लें तो आपको आ जाता है स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा बच्चों कहलाती है। अब गुप्त ऊष्मा की अगर विमा निकालें तो यहां से बच्चों विमा L बराबर आपका जाएगा बच्चों Q अपॉन में स्मॉल m जाएगा, m Q की वैल्यू ml2 t की पावर माइनस के बच्चों 2 जाएगा और m नीचे m जाएगा, तो m से m हट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा आपके पास में L2 t की पावर बच्चों माइनस के 2। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ रहा होगा L2 t की पावर बच्चों माइनस के 2, ठीक है। गुप्त ऊष्मा बच्चों दो प्रकार की यहाँ पर होती है, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी बच्चों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को नियत दाब व उसके गलनांक को उसी ताप के द्रव में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बच्चों ठोस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है कैलोरी पर ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा बच्चों आपको याद रखनी है कि 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको याद रखेंगे, ठीक। और दूसरा बच्चों आपका होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को नियत दाब व उसके क्वथनांक पर उसी ताप की वाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सीजीएस पद्धति में बच्चों उसका मात्रक होता है ग्राम प्रति कैलोरी पर ग्राम। और भाप की गुप्त ऊष्मा आपको याद रखनी है 536 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक बच्चों आपकी बातें क्लियर हैं तो आगे चल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 ग्राम पानी है ना, तो आपको बच्चों दे रखा है यहाँ पे m दे रखा है, m आपको कितना दे रखा है 100 ग्राम पानी दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला है कि 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि T1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस होगी, T2 अगर हम बात करें यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। करने के लिए ऊष्मा की मात्रा यानी कि Q आपसे पूछा रखा है कि कितनी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले आप एक तो निकालेंगे डेल्टा टी निकालेंगे T2 माइनस के बच्चों T1 करके कि ताप में कितना परिवर्तन हुआ, तो 80 माइनस 30 हो जाएगा, तो परिवर्तन आपका बच्चों आता है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चूंकि ये पानी कहता है, पानी यानी कि जल है ना ठीक है। तो देखिए जल की विशिष्ट जो ऊष्मा होती है कितनी होती है बच्चों 1 कैलोरी पर, क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा बच्चों 1 कैलोरी पर
ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब यहाँ बच्चों वैल्यू रखी जाएगी तो आपको क्या निकल कर आएगा यहाँ से, देखिए फॉर्मूला आपको क्या निकालना, ऊष्मा की मात्रा निकालनी है ना, तो डेल्टा क्यू बराबर बच्चों क्या निकल कर आएगा आपका एम इंटू में एस इंटू डेल्टा टी निकल कर आएगा। कितनी वैल्यू, 100 ग्राम। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी, 1, यहाँ पे बच्चों कितनी वैल्यू, 50। ठीक है, तो कितना, 5000 कैलोरी, कैलोरी निकल कर आया। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगर तो अगला सवाल देखिए बच्चों क्या कहता है, ये कहता है अगले सवाल में किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक, आपको अल्फा दे दिया, अल्फा बराबर 0.000 कितनी है, 4 जीरो है ना, 15 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो उसका रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध बताना है। तो अल्फा हो गया आपका, बीटा और आप क्या होता है बच्चों 2 अल्फा, तो अल्फा का मतलब 2 गुना अल्फा की वैल्यू, तो 0.00015। ठीक है, और गामा बराबर क्या होता है बच्चों आपका 3 अल्फा, 3 अल्फा मतलब 3 इंटू में अल्फा 0.0000, एक जीरो हो रहेगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 जीरो आएगी ना, 1515। ठीक है, अब आपको संबंध निकालना है, तो संबंध निकालने के लिए आप जानते हैं बच्चों क्या संबंध था इसमें आपका, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। तो पहला आप अल्फा की वैल्यू रखेंगे बच्चों, कितनी आएगी 0.0, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जब आपको संबंध निकालना होगा तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा करना होगा। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू रखेंगे 0.00015, फिर आपको करना है बच्चों अनुपात का साइन लगा के, चिन्ह लगा के, फिर आपको लिखना है 2 इंटू में 0.00015, फिर अनुपात 3 इंटू में 0.00015। अब बच्चों देखिए जो वैल्यू समान होती है उसको ड्रॉप किया जा सकता है, तो इसलिए आपको जो यहाँ पर निकल कर आएगा कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर आपका आएगा 1:2:3 निकल कर जाएगा। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका निकल के इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपसे कहता है बच्चों यहाँ पे कि T1 बराबर, आपको बोल रखा है T1 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम जल, यानी कि M1 बराबर आपको दे दिया बच्चों 200 ग्राम जल में T1 T2 बराबर आपको बोला है बच्चों यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम, यानी कि M2 बराबर आपको दे दिया बच्चों 100 ग्राम जल को मिश्रित कर दिया जाता है। तो मिश्रण का ताप निकालना है, T निकालना है ना, तो है तो जल ही ना, पहला भी बच्चों जल है। ठीक है, और यहाँ भी बच्चों जल है, जब जल दोनों एक ही होंगे, एक ही पदार्थ होंगे, इसका मतलब यहाँ पे विशिष्ट उष्मा बच्चों एक ही रहेगी। तो मान लेंगे कि माना जल की विशिष्ट ऊष्मा S है। ठीक है, तो मिश्रण के लिए कैलोरीमेट्रिक सिद्धांत से क्या है बच्चों, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा से, तो एक फॉर्मूला आपका आ गया था, अगर आपके याद हो बच्चों T बराबर M1S1 T1 प्लस के M2S2 T2 अपॉन में M1 प्लस M1S1 प्लस M2S2। ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, M1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200। ठीक है, S1 को S रखेंगे, T1 की जगह कितना आएगा बच्चों 40 आएगा, प्लस M2 की जगह बच्चों कितना आएगा 100, S2 की जगह S और T2 की जगह बच्चों 10 आएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे M1 की वैल्यू 200 गुना S प्लस के 100 गुना S। अब देखिए बच्चों जब S को देखेंगे तो S सब में कॉमन जाके कट जाएगा। ठीक है, जब S सब में कॉमन जाके बच्चों कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे स्मॉल t बराबर, इसकी जब गुना करेंगे यहाँ पे बच्चों 200 गुना 40 प्लस यहाँ पे बच्चों बन जाएगा आपका 1000, है ना, 1000 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर देखें एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 200 बचेगा,
प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको देखते हैं बच्चों, तो कितना आएगा, इसकी गुना करेंगे 0 0 0। ठीक है, 4 दूनी 8, 8000 हो गया, प्लस के 1000 हो गया, बटे में 300 हो गया। ठीक है, जब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो उसके बाद देखेंगे बच्चों टी बराबर 8000 1000 9000 हो जाएगा, बटे 300। तो 300 जब यहाँ से बच्चों आ जाएगा तो एक 0 से 0 गई, ये वाली 0 से 0 गई, तो टी बराबर आपके पास में आ गया बच्चों 90/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, है ना, और ये 0, तो कितना आ गया, टी बराबर मिश्रण का बच्चों ताप हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ में नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।